हेलो एवरीवन। अभी स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपने चैप्टर 4 को। इसके पहले जो है मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स की वीडियो जो है वो अपलोड कर दी है रिवीजन के लिए क्वेश्चन बेसिस पे सेम क्राइटेरिया से। तो जिन्होंने उसे नहीं देखा वो देख ले उसे। और ये जो क्वेश्चन जो भी आपको इसमें दिए जा रहे हैं, अगर आप अपना कंप्लीट कर लेते हो तो 99% ही इसके बाहर आपके क्वेश्चन रह जाने वाले से। और हम लोग जो स्टार्ट करते हैं के बात करेंगे चैप्टर 4 का। ये अब हमारा ये चैप्टर 4 है केमिस्ट्री का, जिसमें से आपको ये 7 मार्क्स को जो है कवर करेगा, जो लगभग 10% होता है। जिन्होंने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले ताकि अगली वीडियो जब अपलोड करते उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अपने जो है दोस्तों को शेयर कर दें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिए। बात करते हैं अपने चैप्टर को, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ जो डी एंड एफ की जब बात करेंगे तो डी एंड एफ में आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। यहाँ बहुत ही कम ऐसे टॉपिक बहुत कम होते हैं, लेकिन बिल्कुल फैक्चुअल होते, फैक्ट होता है। अगर आप उस पर काम करते हो तो बड़े आसानी से आपके क्या है क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाने वाले हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं, अटेम्प्ट आराम से हो जाएगा। रीडिंग को थोड़े अच्छे से ध्यान देनी है। क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंटम जो है, magnetic momentum, the magnetic momentum is associated with its spin angular momentum and orbital angular momentum। स्पिन और इसकी बात कर रहा है, करे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम वैल्यू ऑफ क्रोमियम Cr3+ आयन इज। अब आपको निकालना क्या है, मैग्नेटिक मोमेंटम निकालना है। सिर्फ आपको कंफ्यूज कर रहा है क्योंकि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जब हम इसकी बात करते हैं तो वो ये एल से रिप्रेजेंट होता है, और इसके बात करते हैं तो ये एस से निकाला जाता है। ये ऑर्बिटल के लिए होता है और ये स्पिन से होता है। वो +1/2 -1/2 हम लोग यूज़ करते हैं ना, ये वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो इसमें हम लोग देख क्या रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पर जो इसमें करा है कि आपको जो है स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंटम निकालना क्रोमियम 3+ आयंस का। ये एटॉमिक नंबर कितना है ये, तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो हमें मिलता है 4s1 3d5, 4s1 3d5। तो अगर 4s1 3d5 आ रहा है और इसको हम क्या करेंगे, अब इसमें से अगर हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दें, क्योंकि देखो यहाँ चार्जेस कितना है 3+ का है, तो जब हम यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे तो आउटर मोस्ट से एक और यहाँ से जाएगा, तो ये हो गया 4s0 3d3। अब 3d3 है तो डी ऑर्बिटल में जो यहाँ पे हम जो डी सब हमारा सब सेल है उसमें जो 5 ऑर्बिटल्स है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन जब हम फिल करेंगे ये हो गया। अब देखो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। अब अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो हमको मैग्नेटिक मोमेंटम निकालना होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंटम की बात करेंगे तो ये अंडर रूट में n+2, तो ये हो गया 3 और 3+2, तो इसकी वैल्यू हो जा रही है आपकी 3 to 5 × 3 √15। तो ये जो वैल्यू है वो आपकी आती है अप्रॉक्स, देखो ये 16 होता है ना, 16² 4, और ये उसी के नियर अबाउट है। तो ये आपका इसका जो हम स्क्वायर रूट निकालते हैं 3.87, इसका हमारा क्या रहेगा 3.87। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, कह रहा है कि एसिडिफाइड जो है हमारा KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4 ऑक्सीडाइज सल्फाइड। ये क्वेश्चन आपका जो है KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों में से फिक्स होता है आना, जो रिएक्शन बेस्ड होता है और उसे बैलेंस भी करना पड़ता है। यहाँ आपको एमसीक्यू दिया हुआ है, तो ये देखो ये बिल्कुल एकदम रटा रटाया है, इसको रट करके ही आपको जाना पड़ता है। यहाँ कर है सल्फाइड की बात करते हैं, और देखो एसिडिफाइड है तो सल्फाइड होता क्या है SO4 SO3 सल्फाइड है ITE।
यहाँ पे बात करेंगे तो ये हो जाएगा SO3 2-। और ये ऑक्सीडाइज करेगा तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है +4, तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा कहाँ पे +6 में, क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर तो बढ़ेगा ही ना, घटेगा तो है नहीं। और ये ऑक्सीडाइज होकर के इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट जाएगा, और ये सल्फेट ही बनता है। बाकी यहाँ पे जो थे ये कोई चांसेस ही नहीं बनने का। फिर यहाँ बात करते हो तो यहाँ पर भी आपने इसको ले सकते हो। यहाँ बात करते हैं, देखो ये S2O8 2- दिया है, S2O8 2-, तो इसका भी आप निकालोगे तो ये +3 आएगा। ये यहाँ पे आप निकाल रहे हो ना, तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। इसका थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट देख ले क्या आ रहा है। इट में भी सब कुछ समय क्या होता है कि हमें ऐसे भी मिल जाते हैं केसेस जहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट वर्किंग नहीं करता है, वहाँ पे लर्निंग काम करती है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसका +7 हो रहा है, और क्या ये पॉसिबल है? जो 16 -2 +7, तो ये होता नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है सल्फेट होता है नॉर्मल। यहाँ पे ये जो है KMnO4 जो है एसिडिक मीडियम में सल्फाइड जो होती है इसको ऑक्सीडाइज कर देता है सल्फेट में। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन डज आयन इज नॉट कलर्ड। कह रहे इसमें से कौन सा ट्रांजिशन मेटल आयन है जो कलर्ड नहीं है, तो जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब्सेंट होगा, नहीं रहेगा। तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा वहाँ क्या है आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करेंगे तो वो नहीं होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल को जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो है ट्रांजिशन नहीं हुआ। और अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं हो रहा है इनविजिबल रीजन, तो कभी भी आपको कलर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि विजिबल रीजन में क्या होता है कलर होता है। तो अगर ये विजिबल रीजन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होगा तो हमें क्या है कलर नहीं मिलने वाले हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं किसके पास इलेक्ट्रॉन है और किसके पास नहीं है। यहाँ बोला है नॉट, ठीक है। तो ट्रांजिशन मेटल जिसके पास क्या होगा करा कि ट्रांजिशन मेटल आयन इज नॉट कलर्ड, तो जिसके पास नहीं होगा वो कलर्ड नहीं होगा, और जिसके पास होगा वो कलर्ड होगा। वैनेडियम की बात कर लेते हैं। तो वैनेडियम की जब बात करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो बिल्कुल लास्ट हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये हो जाता है वैनेडियम का। यहाँ पर पहले वैनेडियम की बात करें फिर उसके आयंस की। तो वैनेडियम का जब हम लोग करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, तो 4s2 और हो जाएगा 3d3, ये हो गया। तो अब इसमें से अगर 3 इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग रिलीज कर देते हैं, इसको हम लोग लेके जाते हैं किसमें है प्लस, यहाँ +3 में, तो ये हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आयनिक फॉर्म में जब लेके जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो अब जब इसको हम +3 में लेके जाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s0 3d2। और देखो यहाँ पे क्या है तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे d ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो इस वजह से इसमें dd ट्रांजिशन विजिबल रीजन में होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। फिर निकल की बात करते हैं। इसको भी हम लोग जब इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हमें भी यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है। यहाँ पे बात करेंगे तो निकल की हम जब बात करेंगे तो हमारा जो निकल है, निकल का एटॉमिक नंबर 28 और 28 है, तो इसको जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमें मिलेगा क्या 4s2 और 3d8 मिल जाता है। यहाँ बात करेंगे तो ये हो जाएगा निकल का 4s2 3d8। अब 2+ में लेके जाएंगे तो 4s0 3d8 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। Cu की बात करते हैं
कॉपर एक्सेप्शनल होता है, ये होता है 4s1 3d10। अब जब ये आयनिक फॉर्म में जाएगा तब ये हो जाएगा 4s0 3d10। और ये ध्यान से देखो, ये फुल फिल्ड ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल क्या है, फुल फिल्ड है। तो अगर ऑर्बिटल फुल फिल्ड होगा तो वहां पर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विजिबल रीजन में नहीं होगा, विजिबल रीजन में ट्रांजिशन नहीं होगा। तो कॉपर हो गया। एक बार इसको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं कोबाल्ट का। तो कोबाल्ट की बात करेंगे तो आपका होता है मैग्नीज फेरस कोबाल्ट। यहाँ पे कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर हो जाता है 27। तो ये हो जाएगा 4s2 3d7। 2 प्लस जाने के बाद हो जाएगा 4s0 3d7। तो यहाँ भी देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये सब कलर्ड है और ये क्या है, कलरलेस है। ये जो आपका रहेगा कलरलेस होगा। और हमसे पूछा है नॉट कलर्ड, तो नॉट कलर्ड का मतलब क्या होता है, कलरलेस की बात कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि actinoids show irregularities in their electronic configuration। कह रहा है कि जो हमारे एक्टिनोइड्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इरेगुलरिटीज होती है। ये बिल्कुल सही बात है। वो क्या करते हैं, वो रूल्स को जो है परफेक्टली फॉलो अप नहीं करते हैं। वहाँ पर उसमें इरेगुलरिटीज होती है। कभी जो हमारा इलेक्ट्रॉन देखेंगे क्या है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है एफ में जाएगा, कभी डी में जाएगा, कभी एस में जाएगा। तो ये वेरिएशन होता रहता है। तो इसका मतलब ये क्या है, करेक्ट है, ये ट्रू है। दूसरा यह कह रहा है कि एक्टिनोइड्स आर रेडियो एक्टिव नेचर। यह भी ट्रू है, दोनों ट्रू है। लेकिन हमें यहाँ ट्रू के साथ साथ ये देखना होता है कि वो उसका रीज़न है या नहीं, करेक्ट हमारा जो है रीज़न है नहीं, एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए रेडियो एक्टिविटीज़ का कोई भी रोल नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए रेडियो एक्टिविटी का कोई रोल नहीं होता। तो इसमें बोथ आर द ट्रू बट द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ बात करें फॉल्स एंड ट्रू, नहीं, कह रहा है कि बोथ रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शंस ए। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इसका जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो क्या यह करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नहीं है। क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो वो कहता है क्या कि इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल हमें मिल रहा है एफ डी और एस, उनकी एनर्जी क्या होती है, लगभग बराबर होती है। इस वजह से वो क्या करते हैं, डिस्टर्ब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तब जाके सही होता। लेकिन इसने रेडियो एक्टिविटी की बात की है। फिर कह रहा है नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये सही बात है, दोनों ट्रू तो हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये हो गया आंसर, इसका हो गया सी। फिर से आया करा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर बोथ आयन कलर्ड इन एक्वा सोल्यूशन। कलर्ड की बात कर रहा है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे Cu+ की जो बात की है तो कॉपर का हमारा आया क्या था, बात किए तो वहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमको मिला था 4s1 3d10। तो Cu2+ का हो जाएगा यहाँ पर 4s0 3d10। तो ये तो पहले ही हो गया कलरलेस। ठीक, अब बात करते हैं टाइटेनियम की, बात कर रहे हैं टाइटेनियम। अब इसका देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब निकालेंगे तो ये हो जाता है 4s2 3d2 स्कैंडियम टाइटेनियम। ये हो गया। तो यहाँ पे जब इसको 4+ में जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ये और ये 2 ये, चारों इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चले जाएंगे। तो 4s0 3d0, ये भी क्या हो गया, कलरलेस हो गया। अब इसके बाद बच गया कोबाल्ट और आयरन। कोबाल्ट की बात करेंगे तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर जो है वो 27 होता है। 4s0 3d7, 2+ गया तो हो गया 4s0 3d7। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। इसमें जो रहेगा आपको कलर देखने को मिलेगा। Fe2+ की बात करते हैं तो यहाँ पे बात करेंगे तो ये हो जाएगा 4s2 3d6 आयरन का। और जब Fe2+ में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 4s0 3d6। इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो केस किस केस में आया, 3 और 4। कह रहे हैं ना कि बोथ आयन कलर्ड इन एक्वा सोल्यूशन। तो दोनों आयन्स कलर कब होंगे, जब कोबाल्ट और आयरन जिस भी ऑप्शन में होगा, 3 और
ऑप्शन सी आ रहा है यहाँ पे। यहाँ क्या रहा है? ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन 6 में। कह रहा है कि while doing qualitative analysis in chemistry lab, Abhishek adds yellow color potassium chromate यहाँ पर। तो अब देखो येलो कलर का जो पोटेशियम क्रोमेट होता है वो हमें मिलता कब है? जब हम बात करेंगे KCRO, यहाँ पे बात करेंगे KCRO4 का, तो ये एसिडिक मीडियम में होता है। मिलता नहीं, CrO4 ये जो है बेसिक मीडियम में रहेगा। यहाँ बात करेंगे ना, तो ये क्या रहेगा? बेसिक मीडियम में। आगे कह रहा है कि he was surprised to see the color of solution changing immediately to orange। चेंज हो रहा है, तो अब अगर ये चेंज हो रहा है तो जैसे बेसिक मीडियम में जाएगा, यहाँ पर बेसिक मीडियम से एसिडिक मीडियम में, तो K2Cr2O7 बन जाएगा डाइक्रोमेट, एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम में आएगा येलो कलर, क्योंकि वहाँ क्या रहेगा? क्रोमेट रहेगा। और एसिडिक मीडियम हो जाएगा हमारा डाइक्रोमेट, जिसका कलर कैसा होता है? ऑरेंज होता है। ये हो गया। कर ही रियलाइज दैट टेस्ट ट्यूब वाज नॉट क्लीन एंड कंटेन द फ्यू ड्रॉप ऑफ लिक्विड्स। तो यहाँ देखो कर नॉट क्लीन है और उसमें कुछ लिक्विड्स है, और वो उसका कलर क्या हुआ? चेंज हुआ ऑरेंज में। पहले उसका कलर क्या था? येलो कलर था। तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि भाई पहले वो बेसिक मीडियम में था क्योंकि उसका कलर येलो था, और फिर वो एसिडिक मीडियम में हो गया जिसका उससे कलर क्या हो गया? ऑरेंज हो गया। कह रहा है कि विच ऑफ द, यहाँ पे आगे फिर बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस will be mostly likely most likely liquid to be present in test tube। कह रहा है कि वहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब में जो है कौन सा हमारा जो लिक्विड प्रेजेंट हो सकता है बिफोर एडिंग क्रोमेट सोल्यूशन। तो हमको एसिड की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो अब यहाँ ध्यान दो, पहले ही ऑप्शन में HCl मिला है। HCl क्या होता है? एसिड है ये। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करेंगे, ये एक माइल्ड बेस है। मिथाइल ऑरेंज मिथाइल ऑरेंज की बात करेंगे तो ये इंडिकेटर है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड्स क्या है? बेस है। तो एसिडिक मीडियम में ये क्या हो जाता है? इसका कलर जो है वो येलो कलर से ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है वो हमारा सोल्यूशन जो था वो HCl इसमें लगा हुआ था टेस्ट ट्यूब में। आगे बात करते हैं द एलिमेंट हैविंग 3d10 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पैटर्न था फिक्स है कॉपर 29 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट में आपको मिलता क्या है? 4s1 3d10। एक्सेप्शनल है, ये क्या था? ये एक्सेप्शन देता है कॉपर का। और वही क्रोमियम रहता है तो वो हो जाता है 4s1 3d5। फिर से आगे बढ़ते हैं। कह out of ferric, scandium, chromium and cobalt ion, the one which is colorless in aqueous solution। तो जिसके पास नहीं होगा उसकी बात करेंगे। स्कैंडियम का बात करेंगे तो ये देखो होता क्या है? 4s0 4s0 हो जाएगा और यहाँ पर 3d0, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम करते हैं तो मिलता क्या है? यहाँ पे एटॉमिक फॉर्म में स्कैंडियम की जब बात करेंगे तो स्कैंडियम का तो 4s2 3d1। और जब हम लोगों ने यहाँ से इसको 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये क्या हो गया? यहाँ पे आया। इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। क्लियर? तो यहीं से डायरेक्टली देख लेते हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हो 21 दिया हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे 18 हो जाएगा। और 18 क्या? एक नोबल गैस है। 21 - 3 करेंगे ना तो कितना आएगा? 18। और 18 क्या है? नोबल गैस है। इस वजह से कोई चांसेस नहीं। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो अप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो स्कैंडियम हो गया। फिर कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन 9 की बात कर रहा है। कह रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज। अब हमको यहाँ पे जो है इनकरेक्ट जो हमारा स्टेटमेंट्स होगा उसकी बात करनी है कि यहाँ पे हमारा जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स क्या है। करेक्ट की नहीं बात करनी, इनकरेक्ट का। तो चारों में से हम ये देखेंगे कि कौन सा इनकरेक्ट है।
कह रहा है आयनिक रेडिया इज डिक्रीज फ्रॉम लेंथ, यहाँ पर लेंथेनम टू ल्यूटेटियम 3+ आयंस। बिल्कुल सही बात कर रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग लेफ्ट से जो है राइट की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या है, कम होती जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू है। आगे बात करते हैं। कह रहा है जिरकोनियम एंड हॉफनियम, बात करेंगे जिरकोनियम और हॉफनियम हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रेडियाइज। ये यहाँ पर इस पर जो है डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि वाई द जिरकोनियम एंड हॉफनियम हैव द ऑलमोस्ट सिमिलर साइज। तो उसका रीजन क्या है, लेंथेनॉइड कंस्ट्रक्शन होता है। ये भी हमारा क्या हो गया, ट्रू है। फिर आगे कह रहा है कि लेंथेनम जो है इज एक्चुअली एन एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज। ये भी सही है, क्योंकि जब हम यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो 5d में जा रहा होता है। यहाँ क्या जाता है, 5d में। तो अगर d ऑर्बिटल में जा रहा है तो क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन कराएगा। इसके बाद जो है लेंथेनम के बाद वाले जो एलिमेंट्स है उनका f में जाता है, लेंथेनम नहीं जाता है। तो लेंथेनाइड की सीरीज होती है, ना कि लेंथेनाइड उस सीरीज का पार्ट है। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये जो है आप यहाँ बात करेंगे तो ये हमारा क्या करता है, ये जो है हमारा यहाँ पर, तो ये हमारा क्या करता है, लेंथेनाइड सीरीज से बिलोंग करेगा। आगे बात करेंगे, कह रहा है लेंथेनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। कह रहा है कि यहाँ पे जो लेंथेनॉइड्स है वो रेडियो एक्टिव नेचर का है, और ये सही नहीं है, ये गलत बात है। एक्टेनॉइड्स जो होते हैं उनमें उनकी क्या होती है प्रॉपर्टीज, वो रेडियो एक्टिव होती है, न कि लेंथेनॉइड्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका हम बात करेंगे तो ऑप्शन डी जो है हमारा क्या हो गया, वो इनकरेक्ट है। ठीक, तो अगर ये इनकरेक्ट है तो ऑप्शन डी। फिर से बात करते हैं, करें द प्रोडक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड विथ KMnO4 माइनस। तो आयोडाइड जो है ये करता है क्या है कि आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। जब ये हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर जो हमारा जिसका जो मीडियम है वो हमारा अल्कलाइन रहेगा, और वही अगर एसिडिक मीडियम रहता है तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग केस रहेगा। तो स्ट्रॉन्ग केस वाले में जो है उसको आयोडेट को ले जाता है, IO4 माइनस, मतलब वहाँ पे जो रहेगा वो लेके जाता है, बात करेंगे तो वो +7 तक ले जाता है आयोडाइड्स को। तो यहाँ पे क्या अल्कलाइन मीडियम है, अल्कलाइन मीडियम है तो वो लेके जाएगा कहाँ, +5 तक, और +5 में हमारा क्या आएगा, आयोडाइड। ये इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 कर है क्यूप्रस सॉल्ट्स आर डाईमैग्नेटिक। क्यूप्रस का मतलब होता है Cu+1, क्यूप्रिक होता है तो Cu+2। और ये बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो लास्ट का हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 4s1 3d10। तो जब हम Cu+ पे जाएंगे तो ये हो जाएगा 4s0 3d10। और यहाँ पे ध्यान दो ये क्या है, सभी पेयर्ड है, d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये हमारा ट्रू हो गया। करा है कि क्यूप्रस आयन हैज कंप्लीटली फिल्ड 3d ऑर्बिटल, बिल्कुल सही बात। इसका मतलब है कि ये भी ट्रू है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। तो ऑप्शन को देख लेते हैं, करा है कि बोथ आर ट्रू, ठीक, लेकिन करा है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो गलत। और यहाँ क्या लिखा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन सही, ठीक। अगला बात करते हैं, करा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट मेटल, सॉफ्टेस्ट, तो जिसमें भी मेटेलिक बॉन्डिंग वीकर होगी। और मेटेलिक बॉन्डिंग का अच्छा होने के लिए क्या चाहिए हमको, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसकी लैटिस एंथैल्पी अच्छी होनी चाहिए। तो आयरन एक अच्छा होता है। स्कैंडियम की बात करते हैं, स्कैंडियम जो है या आपका यहाँ पे अब जब इसको देखेंगे तो ये जस्ट क्या है, पोटेशियम कैल्शियम और उसके बाद
स्कैंडियम आता है। और जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट राइट जाएंगे हमारी उनकी क्या रहेगी, जो सॉफ्टनेस होती है वो कम होती जाएगी, हार्डनेस बढ़ती जाएगी। तो स्कैंडियम की हम लोग जब बात करेंगे तो यह हम यहाँ पे स्कैंडियम, अच्छा थोड़ा सा और आगे भी देख लेते हैं। कॉपर, कॉपर तो अच्छे मेटल में आएगा। जिंक, हाँ यहाँ देख ले, जिंक, जिंक की बात कर ले तो जिंक जो है, क्योंकि जिंक में स्कैंडियम में यहाँ पे दिया है तो वो तो ठीक है, लेकिन जो हमारा जिंक है, जिंक वाले केस में यहाँ पर हम देखेंगे तो ये होता है 4s2 3d10। और ये देखो कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल की वजह से इसकी जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है वो वीकर हो जाती है। इसकी मेटेलिक बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, वीकर हो जाएगी। और अगर मेटेलिक बॉन्डिंग अगर वीकर हो जाएगी तो वो कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट मेटल के तौर पे हो जाएगा। तो इनमें कंपैरिजन कराना था। तो इस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना, तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा जिंक जो है वो सॉफ्टेस्ट मेटल में आएगा। जिंक हमारे किस में आएगा, सॉफ्टेस्ट में आ जाएगा। अब आगे बात बढ़ते हैं 22 के बाद 23, 12 के बाद 13 पर एक्टिनॉइड शो वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। बिल्कुल सही है। ये करता है क्या, +3 से लेकर के +7 तक शो करता है, तो सही है। फिर कह रहा है कि एक्टिनॉइड्स जो है वो हमारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव इन नेचर है। यह भी बात सही है, यह भी ट्रू है और यह भी ट्रू है। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट और रेडियो एक्टिविटी का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। तो अगर ये कोई रिलेशन नहीं तो दैट मीन बोथ आर द ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर बोथ आर ट्रू और नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग फिर अगले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर जो है परमैग्नेट दिया गया है आयोडाइड। आयोडाइड्स को ऑक्सीडाइज कर देगा आयोडीन में। आयोडाइड को कहाँ ऑक्सीडाइज करेगा, आयोडीन में। तो इसको हम लोग को बैलेंस भी कर लेते हैं। और ये हमारा जो रहेगा एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में परमैग्नेट जो रहेगा वो रिड्यूस हो जाता है Mn+2 को। और हमारा जो आयोडाइड रहे, यहाँ पे आयोडाइड जो रहेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा आयोडीन में। और इसके बिहार पे इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे। इसको क्या आप लिखा है ना, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की चेंजिंग निकालते हैं। तो ये देखो, ये जो है यहाँ पर +7 से जा रहा +2, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसको रिक्वायर्ड हो रहे हैं और इसने 5 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है, तो ये 10 ठीक। ऑलरेडी देखो यहाँ इधर बैलेंस दिया होता है, इधर हमें सिर्फ बैलेंस करने की जरूरत है। 2 मैग्नीज हो गए, आयोडाइड का हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा और 16 का हो जाएगा 8s2। इधर रिएक्टेंट साइड में ऑलरेडी क्या वो स्टोइकोमेट्रिक जो है हमारा दिया हुआ था। यहाँ ध्यान रखना, ये आयोडाइड को किस में कन्वर्ट कर रहा है, आयोडीन में। आयोडाइड को आयोडीन में। हम लोग पीछे एक टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे थे, वो आयोडेट का केस था। मैंने उसमें आपको बताया कि आयोडेट होता है, वो आयोडेट नहीं आयोडीन में आता है, आयोडीन में कन्वर्ट होता है। अगला बात करेंगे हम लोग क्रोमेट का। यहाँ पे देखो डाइक्रोमेट दिया है, डाइक्रोमेट को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आयरन के साथ एसिडिक मीडियम। तो डाइक्रोमेट है, एसिडिक मीडियम है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डाइक्रोमेट हो गया। और वहाँ पे जब हम लोग आयरन को ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये चला जाएगा फेरिक। और यहाँ पर इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 से चला जाता है +3 को, और आयरन चला जाएगा Fe+3। अब यहाँ पे हम लोग इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 2 क्रोमियम दिया ही है, यहाँ पे 6 आयरन है और ये 14H+ है, तो उससे हो जाएगा 7s2। तो ये हो गया आपके वैलेंस भी हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्जामाइन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। तो कलर कंपाउंड बन रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि उनके पास जो है जनरली दे हैव द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो भाई बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहाँ क्या है, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, आपका जो है ट्रांजिशन वहाँ पर जो है वो कलरफुल आयंस को रिप्रेजेंट करेगा। करें जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट।
तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन होता है? जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल रहेगा, या फिर पार्शियल फील्ड हो, यहाँ पे क्या होना चाहिए? पार्शियल फील्ड होना चाहिए। और हम क्या देखते हैं कि जो वैकेंट होता है, यहाँ पे जिंक क्या करा नॉट, तो इसका मतलब नो वैकेंट डी ऑर्बिटल और पार्शियल फील्ड। क्योंकि जब हम जिंक की बात करेंगे तो इन द केस ऑफ जब हम लोग जिंक मेटल को लेते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 4s2 3d10, और इसका एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट भी है Zn2+, और यहाँ पर भी होता है 4s0 3d10। तो ना तो एटॉमिक फॉर्म में इसका डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या हमारा जो है इम्पटिस ऑर्बिटल है वैकेंट है, और ना ही उसके आयनिक में, तो दोनों केसेस में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि नो वैकेंट ऑर्बिटल या पार्शियल फील्ड डी ऑर्बिटल। तो अगर नहीं है तो इसका मतलब होता है कि वो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा मेटल है वो क्या रहेगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होगा। और इसमें 3 आते हैं, एक होता है जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये जो है यह ना तो किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में इनका इलेक्ट्रॉनिक डी ऑर्बिटल पार्शियल फील्ड होता है, और न ही कोई भी डी ऑर्बिटल इनका वैकेंट होता है। इस वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं, कहते हैं कि ये जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट दिया गया है, ठीक है, स्कैंडियम से जिंक तक। कुछ यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हमसे बात कर रहा है। कह रहा है कॉपर हैज एक्सेप्शनल पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहाँ पे ध्यान दो, रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। मतलब ये ऑक्सीडेशन को फेवर नहीं करता है, ऑक्सीडेशन को फेवर नहीं करेगा। और ऑक्सीडेशन को फेवर कब ना करेगा, जब उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो उससे फॉलो अप नहीं होगी। तो याद करें कि क्वेश्चन आपसे क्या गया क्यों, तो इसके पीछे 2 रीज़न है। पहला हम बात करेंगे कि इसकी जो एटमाइजेशन की जो इंथैल्पीज होती है, जो हमारी एटमाइजेशन की इंथैल्पी क्या होता है कि जो मेटल से उसको लैटिस को ब्रेक डाउन कर करके एलिमेंट को फ्री करना होता है। तो इसकी जो एटमाइजेशन की इंथैल्पी होती है वो क्या हो जाएगी, हाई होगी। यहाँ पर इसकी एटमाइजेशन की इंथैल्पी हाई, और अब एटमाइजेशन की इंथैल्पी हाई मतलब उसको लैटिस को ब्रेक करके निकालने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और इसके साथ साथ जब इसको हम वाटर में जब इंटरैक्ट कराएंगे, इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी मतलब वाटर के साथ इंटरैक्ट होने की जो इंथैल्पी रहेगी वो लो रहेगी, और इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, इसका जो है ये एक्सेप्शनली इसका पॉजिटिव है। जबकि जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसकी एटमाइजेशन की इंथैल्पी कम और हाइड्रेशन की इंथैल्पी ज़्यादा, तभी वो क्या होता है, वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्योंकि पहले उसको एटम में ब्रेक करना होगा, फिर इलेक्ट्रॉन को लूज करना होता है, और ये तभी पॉसिबल है। हाइड्रेशन इंथैल्पी इंटरैक्ट विथ वाटर की जो इंथैल्पीज होती है। तो इसका हमारा रीज़न क्या बताएंगे, और एकदम ये इसको आप जो है एकदम इसको आप इसी तरह से इसको आपको एकदम दिमाग में इसको रट के रखना है कि एटमाइजेशन की इंथैल्पी जो है वो आपकी हाई होती है और हाइड्रेशन की इंथैल्पी लो होती है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, पॉजिटिव आपको रिप्रेजेंट करता है। और ये सिंगल हमारा ये सिंगल एलिमेंट है जो इस तरह की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। नहीं तो बाकी सबके साथ क्या होता है कि एटमाइजेशन लोअर, हाइड्रेशन हायर, हाई रिएक्टिव इन नेचर। आगे की बात करें विच एलिमेंट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहा है और +2 में बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम जब बात करेंगे +2 वाले केस में, तो बाकी भी हमारे एलिमेंट है जिनमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है, तो वहाँ पे हम बात करेंगे तो हमारे पास जो 2 जो केसेस है कह रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग की बात कर रहा है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है तो हमारे पास 2 आयंस यहाँ पे हम बात करेंगे, लेकिन उसमें हमें भी सबसे ज़्यादा की बात करनी है। हमें यहाँ पे क्या करनी है, सबसे ज़्यादा की बात करनी है।
तो यहाँ पर जो आपका केस आता है वो Cr+2 का होता है, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर Mn2+ क्यों नहीं, Mn+2 क्यों नहीं, इसकी बात करेंगे, करें कि वाई नॉट। तो बेटा ये Mn+2 जो होता है वो स्टेबल है। ये क्या है? स्टेबल है। तो ये ऑक्सीडेशन करता है, ये अच्छा एक रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन सबसे अच्छे में आपका ये आएगा, क्योंकि ये क्या होता है? ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है, ये क्या है? अनस्टेबल है, इस वजह से। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन +2, तो यहाँ पे हो जाएगा Cr3+। और इसके पीछे रीजन, तो हम यहाँ का हमें मिलता है क्या? Cr, यहाँ बात करेंगे जिसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिए जिम्मेदार होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे जब Cr2+ की बात करोगे ना, तो यहाँ पे होता है ये D4 सी, जब हम बात करेंगे Cr+2, तो ये देखो हो जाता है 4H1 3D4। और जब ये +3 में जाएगा, +3 में, तो ये हो जाता है 4S, यहाँ ओ Cr2+, ये यहाँ पे जब इसको 3+ में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3D3। ये और ये देखो ये क्या है? ये ट्रिपलेट के हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। ट्रिपलेट 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो D3 क्या होता है? स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू D4। इस वजह से यह आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। जबकि मैग्नीज की जब बात करेंगे, तो मैग्नीज वाले केस में जब Mn+2 लेके जाते हैं, तो ये हो जाता है हमारा 4s0 और 3d5। और ये देखो क्या है? ये स्टेबल है, हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल है। ये क्या है? ये हाफ फिल्ड है। और हाफ फील्ड क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। जब ये +4 में जाएगा तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो 3d3 आता है, जो 3d5 से कम स्टेबल है। जो 3d5 हमारा क्या है? 3d5 से कम स्टेबल होगा जब इसको आप Mn को +4 में लेके जाते हो। तो जब आप Mn+4 ले जाओगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4s0 3d3, और ये लेजर स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू द 3d5, इस वजह से। तो ये हो गया आपका। कह रहा है कि जिंक सॉल्ट्स आर कलरलेस, तो भैया कलरलेस, नो ऑर्बिटल ऑफ क्या रहेगा? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द डी सब सेल फॉर द ट्रांजिशन इन विजिबल रीजन। यहाँ पर क्या है? कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो विजिबल रीजन में ट्रांजिशन नहीं होगा। Try complete and balance the following chemical equation. अब यहाँ हमको क्या करना है? इसकी बैलेंसिंग भी करनी है। यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है, और ये देखो ये ऑक्सैलिक एसिड है। ऑक्सैलिक एसिड जो टाइट्रेशन आप करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रिलीज होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पर जो है हम लोग जब यहाँ पर इसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, तो जब हम इसको ट्रीट करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, और ये इसको जो है कन्वर्ट कर देगा प्लस, ये खुद को कन्वर्ट कर लेगा +2 में, और इससे मिलता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड को ये ऑक्सीडाइज करेगा। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3, तो +3 से कहाँ चला जाएगा? +4, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ये +7 से चला जाएगा +2, तो इसका हो जाएगा रिडक्शन। तो यहाँ से इसके 5 मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, तो इसके जो है कार्बन डाइऑक्साइड्स के हमें चाहिए बैलेंस करना है ना, तो यहाँ पे इसकी जो बैलेंसिंग करेंगे तो हमको ये हो जाएगा 2, तो अगर 2 लेंगे तो ये, और 5 कार्बन से इसको हम करेंगे 10, और ये हो जाएगा 2 5, यहाँ बात करेंगे 5 हो जाएगा। अब हम लोग जो है चार्ज को जो बैलेंस करेंगे, देन इट्स विल बी +8s2o। इसको अगर आपको स्टेप्स नहीं क्लियर है तो एक बार देख लो। यहाँ से हम लोग इसको बात कर लेते हैं। MnO4- था, और ये हमारे किस में कन्वर्ट हो रहा है? Mn+2।
ऑक्सलेट था C2O4 2 माइनस, ये हमारा कन्वर्ट किस में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। और मीडियम क्या है, एसिडिक मीडियम लिया गया है, मीडियम क्या है, एसिडिक, तो उससे बनेगा वाटर। ऑक्सीडेशन स्टेट की चेंजिंग को हम लोग नोटिस करते हैं। तो ये यहाँ से जब हम यहाँ पे जा रहे हैं तो देखो ये हमारा चेंज हो रहा है +7 से +2, मतलब ओवरऑल जो है रिडक्शन हुआ है 5 इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ बात कर रहे हैं तो ये देखो यहाँ पर जो है कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3। यहाँ देखो 4 टू द -8, इसमें से -2 गया तो -6 डिवाइडेड बाई 2 +3। तो ये जो है +3 से कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है +4, कार्बन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा +4। तो ओवरऑल चेंजिंग कितनी है +1। और कितने कार्बन है 2, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई किए तो आया +2। अब देखो ये -5 +2, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बाई द 2 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बाई द 5। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किए तो हो गया 2, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई किए तो हो गया 5। अब आराम से बैलेंस कर देंगे। तो ये देखो ये हो गया 2 और 5 दूना 10। अब आता है कितने हमें वाटर की रिक्वायरमेंट आएगी। तो ये देखो दोनों तरफ हमको चार्जेस को बैलेंस करना पड़ता है। इस साइड हम लोग देख रहे हैं इधर पूरा जो चार्ज है वो +4 है, टोटल चार्ज +4, टोटल चार्ज +4 का है। और इधर बात करते हैं तो ये देखो हो गया -2 और -10, टोटल कितना हो गया, तो -2 और -10 मिला के हो गया -12 हो गया। यहाँ पे बात करें तो ये देखो गया माइनस, यहाँ पे हो गया 10 और 2 12 हो गया। और इधर कितना है +4, तो यहाँ पे हमारे कितने कम पड़ रहे हैं, तो 12 है +4 ही तो 8 कम पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 8, फिर से देखते हैं यार, +4 हो गया। अच्छा यहाँ देखो ये आ रहा है, यहाँ पर हम लोग का आ रहा है माइनस, यहाँ पर -12, -2 और ये -10, तो -12, तो यहाँ पे कितना ऐड कर दे कि +4 हो जाए, तो -12 में ऐड करना पड़ेगा 16, तो 16 ऐड करोगे तो कितना आएगा +4, और ये किस में चला जाएगा 8 में। तो ये ऐसे बैलेंसिंग हर जगह लगानी पड़ती है, उसको आपको देखेंगे। अब देखो यहाँ पे दिया है KMnO4 और इसको हम लोग कर क्या रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो जब KMnO4 को हम लोग यहाँ पे हीट करते हैं तो ये करता है क्या, यहाँ पर ये मैग्नेट, यहाँ पे जो होता है हमारा मैग्नेटेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन है और इनको आपको ऐसे इसको रीड करना होता है, मतलब ये +6 से ऑक्सीडेशन स्टेट और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ब्रेक डाउन हो जाता है विद द इवॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये तो अब देखो यहाँ पे 2 पोटेशियम, ये हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख कह रहे हैं मैग्नीज 2 हो ही गए, यहाँ पर 8 ऑक्सीजन 4 2 2 8 बैलेंस भी हो गया। फिर आगे बात करते हैं, ये डाइक्रोमेट है और यहाँ पर ये लिया गया है सल्फाइड। ये क्या है, सल्फाइड है एसिडिक मीडियम। तो ये जो सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करता है सल्फर में और खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा Cr3+ क्रोमियम 3 में, और सल्फाइड किस में चला जाएगा, सल्फर में। और जितना भी हमारा हाइड्रोजन रहेगा वो चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ देखो हमारे क्रोमियम कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा क्रोमियम 2 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट की चेंजिंग से कैलकुलेट कर लेते हैं तो ओवरऑल यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, ये हमारा जो है यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6 से +3 जा रहा है, टोटल 6 की चेंजिंग। तो इसके हमारे कितने, ये -2 से 0 जा रहा है, तो यहाँ पे भी हमको 3 चाहिए था, ये भी तो 6 का वेरिएशन आएगा ये। अब इसके बाद हम फिर चार्जेस को चेक कर लेते हैं। चार्जेस जब चेक कर रहे हैं तो हमें इधर जो है टोटल देखो -2 और ये -6, यहाँ पे -2 आ रहा है, और इधर बात करें तो इधर कितना आ रहा है +6 आ रहा है। इस साइड में चार्ज आया +6 का, इधर चार्ज आया -2 का। तो कितना हाइड्रोजन जोड़ दे कि बात बराबर हो जाए, तो उसके लिए मेरी रिक्वायरमेंट होगी 8H+ की, और वो मिलेगा
4 वाटर मॉलिक्यूल से। और मिलेगा कितने से? 4 वाटर मॉलिक्यूल से मिलेगा देखने के लिए।